बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 44। तो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे इंटुसिसेप्शन। इंटू व्हाट इज इंटुसिसेप्शन? एक्सप्लेन करना नहीं आता। अच्छा, अगर इंटेस्टाइन की प्रॉक्सिमल पार्ट को डिस्टल पार्ट के अंदर चला जाए तो इसको कहते हैं इंटुसिसेप्शन। तो टेलीस्कोपिंग या इन्विजिनेटिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इंटुसिसेप्शन। मिसाल के तौर पर इस तरह ये ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के बाद क्या है? ज्यूजिनम, ज्यूजिनम के बाद ईलियम, तो ये अब ईलियम है। और इसके बाद सीकम, ये सीकम है। और फिर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। अच्छा, अगर इस तरह कंडीशन हो कि ये हमारे पास ये क्या है? सीकम, और ये ईलियम है। अगर ईलियम इसमें अंदर चला जाए इस तरह, तो इस कंडीशन को कहते हैं टेलीस्कोप, इसको कहते हैं इंटुसिसेप्शन। अब जो पार्ट इसको रिसीव कर देता है तो इस ये सीकम को हम कहते हैं इंटुसिसिपियन, और जो पार्ट अंदर चला जाता है इसको कहते हैं इंटुसिसेप्टम। तो इसमें लिख ले टेलीस्कोपिंग, टेलीस्कोपिंग का मतलब है इन्विजिनेटिंग ऑफ वन इनटू अदर। और अगर प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन को डिस्टल के अंदर चला जाए इसको इंटुसिसेप्शन कहते हैं। अगर डिस्टल पार्ट को प्रॉक्सिमल के अंदर चला जाए तो इसको रेट्रोग्रेड इंटुसिसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? प्रॉक्सिमल पार्ट गोज इनटू डिस्टल पार्ट। सिंपल है। अब ये चलो हम ये क्या है? ये ईलियम है। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ईलियम। तो अब ये ईलियम है और ये रेड क्या है? सीकम, सीकम। तो सीकम को हम कहते हैं जो इसको रिसीव कर देता है इसको कहते हैं इंटुसिसेप्शन। ये सीकम क्या है? इंटू इंटुसिपियन, ये इंटुसिपियन है। और जो पार्ट इन्विजिनेट होता है इनटू द डिस्टल पार्ट इसको कहते हैं ईलियम को इंटुसिसेप्टम, इंटुसिसेप्टम। सिंपल। अब ये इसकी नेक है और ये क्या है? अपेक्स। ये क्या है? अपेक्स। इस पार्ट को कहते हैं अपेक्स। अगर इस तरह एमसीक्यूज हो कि इंटुसिसेप्टम की कौन सी पार्ट को मोस्ट कॉमन चांसेस है इस्कीमिया की, या द फर्स्ट पार्ट मोस्ट कॉमन साइट फॉर इस्कीमिया, तो वो अपेक्स ऑफ द इंटुसिसेप्टम। या फर्स्ट पार्ट टू बी इन्वॉल्व इन द इस्कीमिया, वो भी अपेक्स ऑफ द इंटुसिसेप्टम। तो इसमें अपेक्स में क्या है? मोस्ट कॉमन साइट फॉर इस्कीमिया।
एक बात, और दूसरा फर्स्ट पार्ट टू बी इन्वॉल्व इन इस्कीमिया वो भी क्या है, अपेक्स। मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट साइट फॉर इस्कीमिया वो क्या है, अपेक्स है। ठीक। अच्छा, इसमें ये अब इसको हम कहते हैं इलियोसीकम, इलियोसीकम एंटोससेप्शन। ये या ये प्राइमरी होता है और या सेकेंडरी। सेकेंडरी जो पैथोलॉजिकल काज की वजह से इंटरसेप्शन हो जाए तो वो सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब है कि इसके पीछे कोई पैथोलॉजिक लीड पॉइंट ना हो, तो इट मे बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इंटरसेप्शन via secondary intussusception। अब प्राइमरी इज मोस्ट कॉमन देन सेकेंडरी इंटरसेप्शन। एक बात इसमें लिख ले, मोस्ट कॉमन। इट वुड बी आस्क इन द एग्जाम, मोस्ट कॉमन इज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी ये ज्यादातर होता है चिल्ड्रन में। इट इज डिटेक्टेड between 6 months and 2 years। The predisposing factor for this is hypertrophy of pear patches। Predisposing factor, hypertrophy of, what is pear patches? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्या? It is lymphoid tissue in the small intestine, especially in the ileum part। टाइफाइड जो प्योर है तो इसमें ये अफेक्ट कर देते हैं पियर पैचेस को। पियर पैचेस इज नथिंग, इट इज द lymphoid cluster of lymphoid tissue in the small intestine, in the wall of small intestine, especially in the ileum। अगर लिखते हैं तो इसमें लिख ले, अगर इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए तो इस कंडीशन की वजह से प्राइमरी इंटरसेप्टम हो सकता है। पियर पैचेस इज नथिंग बट इट इज अ क्लस्टर ऑफ lymphoid tissue, lymphoid tissue in the wall of small intestine। स्पेशली इसमें लिख ले, स्पेशली इलियम, ये इलियम में होता है। अच्छा, तो ये प्राइमरी इंटरसेप्शन है। और प्राइमरी इंटरसेप्शन की जो एग्जांपल है तो इलियोसीकल, मोस्ट कॉमन इज इलियोसीकल। ठीक है, तो इलियोसीकल। अच्छा, इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? इसकी सेकेंडरी हम लिखते हैं तो फिर इसकी पिक्चर लिखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी में हमारे पास सेकेंडरी इंटरसेप्शन, तो इसमें लिख ले सेकेंडरी टू लीजन। अगर कोई लीजन हो और इसकी वजह से ये इंटरसेप्शन हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई लीजन है और ये पार्ट इसके अंदर चला जाए तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंटरसेप्शन। ये बच्चों में भी होता है, अडल्ट में भी। तो चिल्ड्रन एंड अडल्ट, चिल्ड्रन में ज़्यादातर जो इसकी रिस्क फैक्टर है वो पोलेप्स की वजह से होती है, पोलेप्स या लिम्फोमा। अडल्ट में मोस्ट कॉमनली इट इज़ ड्यू टू पोलेप्स, डाइवर्टिकुलम की वजह से भी हो सकता है, डाइवर्टिकुलम।
और ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर इंटुसिसेप्शन? ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम इनिशियली एक्सरेज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरेज पे क्या साइन क्या साइन होगी फॉर दिस? पहले हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर लिखते हैं कि क्लिनिकल पिक्चर क्या है, तो फिर इसकी पिक्चर ले। क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? ये डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कार्डिनल क्लासिक फीचर क्या है? एक एब्डोमिनल पेन होगी, और पेन में भी कोली की। दूसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तीसरा वॉमिटिंग हो सकता है, और फोर्थ ऑब्स्टिपेशन। तो ये इसके लिए होगी। क्या इसमें हम इसकी जो मोस्ट कॉमन इल्यूसिकल है, और सेकेंडरी में लिख ले सेकेंडरी कोलोकोलिक इंटुसिसेप्शन कोला। देखो, कोलान की प्रॉक्सिमल पार्ट को कोलान में ही अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कोलान की अगर प्रॉक्सिमल पार्ट कोलान के डिस्टल पार्ट में इन्विजिनेट हो जाए तो वो कुली कोलिक उसे कहते हैं, कुली कोलिक। और इसको इलियम अगर सीकम में अंदर चला जाए तो इलियोसीकल। ठीक। अच्छा, अब इसके लिए हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? एक्सरेज ऑफ द एब्डोमेन। तो एक्सरेज पे ये किस तरह नजर आएगी? एक्सरेज पे इन्विजिनेशन होगी। ठीक है, डूप नट साइन। तो फिर हम इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस करते हैं, तो वो चिल्ड्रन के लिए अल्ट्रासाउंड, और अडल्ट के लिए सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में रेडिएशन होती है, तो इसलिए फॉर चिल्ड्रन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासोनोग्राफी, एंड फॉर अडल्ट इज CECT। अल्ट्रासाउंड पे अगर हम देखें तो ये किस तरह नजर आएगी? तो डूप नट साइन होगी। डोनट जिस तरह वो है डोनट साइन, और या टारगेट साइन, और इसका तीसरा नाम है बुल आई साइन। ठीक, ये डोनट इस तरह है, इस तरह ये नजर आएगी अल्ट्रासाउंड पे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके लिए अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम कंट्रास्ट एनिमा। व्हाट इज कंट्रास्ट एनिमा? कंट्रास्ट एनिमा इज नथिंग, जिस तरह हम अपर GIT के लिए बेरियम स्वालो टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? कंट्रास्ट एनिमा। तो कंट्रास्ट एनिमा इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड एज वेल एज थेराप्यूटिक। इसमें क्या इंसर्ट कर देते हैं? बेरियम। तो पर लोअर GI सीरीज हम क्या करते हैं? कंट्रास्ट एनिमा। और कंट्रास्ट एनिमा पे ये क्ला साइन नजर आएगी। कंट्रास्ट एनिमा पे क्ला साइन। ठीक है, या इसको पेंसर साइन या क्ला साइन कहते हैं, इस तरह पंजा जैसे मैंने तो। ठीक है, तो क्ला साइन कंट्रास्ट एनिमा पे नजर।
कंट्रास्ट एनिमा हम गैस को इंसर्ट कर देते हैं इन द लोअर जीआईटी और इसके थ्रू फिर इट इज़ द एक्सरे स्टडी। इसके बाद हम इस कंट्रास्ट का मतलब है कि हम ये मज़ीद विजुअलाइज कर देगी और हम एक्सरेस पे ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो कंट्रास्ट एनिमा इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? मैनेजमेंट तो इसके लिए बोथ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक ये इसलिए है कि जो पार्ट इन्विजिनेट हो गई है तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। तो पुश द इन्विजिनेटेड पार्ट into normal position। सिंपल है। ये कंट्रास्ट एनिमा इसको अपने पोजीशन पे लाते हैं। कंट्रास्ट एनिमा में लिख ले बीरियम लोअर जीआईटी के लिए जो हम बीरियम इंसर्ट कर देते हैं। अपर जीआईटी के लिए हम बीरियम सॉलो पे जिस तरह एक्लिजिया में बड बीक नज़र आती है तो वो हम कंट्रास्ट एनिमा लोअर जीआईटी के लिए करते हैं। अच्छा, इंटरसेप्शन वो है जिसमें प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट में अंदर चला जाए। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन अगर डिस्टल पार्ट में अंदर चला जाए तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो जब इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इंटेस्टिनल डायनामिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की क्लिनिकल फीचर होगी और वो क्लिनिकल फीचर क्या है? एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, ऑब्स्टिपेशन। तो हम एक्सरेस करेंगे तो एक्सरेस पे ये नज़र आएगी कि प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट के अंदर इन्विजिनेट हो गई है। फिर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चिल्ड्रन के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे, एडल्ट के लिए सिटी स्कैन। अच्छा, तो सिटी स्कैन से तो हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं लेकिन इसमें रेडिएशन होती है, अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव होती है तो बच्चों के लिए हम ये प्रेफर कर देते हैं। कंट्रास्ट एनिमा हम मज़ीद इसको विजुअलाइज बनाने के लिए कंट्रास्ट एनिमा यूज़ करते हैं और इसमें कंट्रास्ट एनिमा हम गैस या लिक्विड को इंसर्ट कर देते हैं और इसकी पिक्चर अगर आप गूगल पे देख सकते हैं तो फिर ये विजुअलाइज होगी और हम इस ये क्लास आइन नज़र आएगी। ठीक, अच्छा, बीरियम जो ये स्वालो है तो ये गैस है, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू तो ये नहीं जाएगी, गैस है। इसकी पिक्चर गूगल पे देखें, ये गैस है जो गैस हम इंसर्ट कर देते हैं तो प्रेशर के साथ ये जाएगी। हाँ, अब हम इंडिकेशन फॉर सर्जरी, इसकी सर्जरी हम तब करेंगे इंडिकेशन फॉर सर्जरी। तो अगर ये बार बार इंटुसिसेप्शन होता है रिकरेंट, दूसरा अगर इसकी वजह से परपोरेशन हो जाए, तीसरा अगर स्ट्रिंगुलेशन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? सर्जरी। और सर्जरी किस तरह करेंगे? रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस सिंपल है, ये इस तरह जो पार्ट फिर हम ये इसको रिमूव रिसेक्ट कर देंगे और दोबारा इसको जोड़ देंगे, एनास्टोमोसिस इसकी करेंगे। अच्छा, रेट्रोग्रेड इंटुसिसेप्शन क्या है? रेट्रोग्रेड वो
अच्छा, रेट्रोग्रेड इनटू सुसेप्शन, रेट्रो का मतलब है रिवर्स। तो डिस्टल पार्ट अगर प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर चला जाए तो रेट्रोग्रेड इनटू सुसेप्शन। सिंपल है, रेट्रोग्रेड इनटू सुसेप्शन। ये ज्यादातर रॉक्स-एन-वाई गैस्ट्रोजिजुनस्टोमी में होता है। और इसको देखो गौर से कि ये किस तरह है। रॉक्स-एन-वाई, रॉक्स एन, या इसको रू एन वाई भी कह सकते हैं। रॉक्स एन वाई गैस्ट्रो गैस्ट्रो जिजुनोस्टोमी। तो इसका मतलब है कि हम स्टमक को कनेक्ट कर देते हैं किस चीज़ के साथ? ज्यूजिनम के साथ। अब इसको और से देखें, ये स्टमक है, ठीक, ये स्टमक है। हमने ड्यूडिनम को डिटैच किया, ड्यूडिनम को कट किया, ये क्या है? ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम की जो कट पार्ट है तो हमने ये क्या किया? इस तरह स्टिच किया, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या है? ज्यूजिनम। तो अब ये ज्यूजिनम है, ये क्या है? ज्यूजिनम। ज्यूजिनम से हमने एक पार्ट को डिटैच किया है, ज्यूजिनम से एक पार्ट को क्या किया है? उसको डिटैच किया है, ठीक है। और जो डिटैच किया है तो वो हम इस तरह कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, इसमें हम इस तरह कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल ज्यूजिनम है, तो ज्यूजिनम में हम ये पार्ट को रिमूव किया है और ये स्टमक के साथ कनेक्ट किया है। यहां से बाइल आएगी और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में सीक्रेट होगी, और पेंक्रियास भी आएगी, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक एंजाइम और फिर इस साइड पे जाएगी। तो अब ज्यूजिनम की इस लिम्फ को कहते हैं बिलियरी लिम्फ्स, इसमें बाइल आते हैं तो इस लिम्फ को कहते हैं बिलियरी बिलियरी लिम्फ। और ये इस इसको कहते हैं रॉक्स लिम्फ। कभी कभार इस तरह होता है कि ये डिस्टल ज्यूजिनम को बिलियरी लिम्फ्स में इन्विजिनेट होता है और इस कंडीशन को कहते हैं रेट्रोग्रेड इनटू सुसेप्शन। तो रॉक्स एंड वाई रॉक्स एंड वाई हम एनास्टोमोसिस हम किस तरह करते हैं कि ज्यूजिनम से कुछ पार्ट को कट कर देते हैं, वो स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं, ड्यूडिनम को स्ट्रेच कर देते हैं और फिर इसके साथ ज्यूजिनम के साथ अटैच कर देते हैं। सिंपल, ये वाई शेप बनता है। तो रॉक्स ने डिस्कवर किया था और वाई शेप इसमें बनता है और गेस्ट्रम को ज्यूजिनम के साथ कनेक्ट किया है, तो रॉक्स एंड वाई ज्यूजिनोस्टोमी। तो इस कंडीशन में रेट्रोग्रेड इनटू सुसेप्शन होती है। और ये क्या है? डिस्टल पार्ट है, डिस्टल जिजुनम। तो इसमें लिख ले डिस्टल जिजुनम goes into biliary trees। तो अब ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है, और डिस्टल प्रॉक्सिमल में अंतर चला गया है तो ये रेट्रोग्रेड इनटू सुसेप्शन। अच्छा, दूसरा कंडीशन जो है जिससे डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो क्या है? वल्वुलस। वल्वुलस का मतलब है कि ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन अराउंड इट्स मेजेंट्री। तो इस कंडीशन को कहते हैं वल्वुलस, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन
around its mesentery. What is mesentery? The peritoneal pouring around the intestine is mesentery, or around the stomach mental. तो अब अगर स्टमक की एक पार्ट को अब दूसरे पार्ट के इर्द गिर्द इस तरह ट्विस्ट हो जाए तो इसको कहते हैं वल्वुलस, ठीक है। तो ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज वल्वुलस। अब ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली सिग्माइड वल्वुलस होता है, मोस्ट कॉमनली सिग्माइड वल्वुलस होता है। सिग्माइड वल्वुलस इज मच ग्रेटर देन सिग्माइड वल्वुलस, और दूसरा सीकम वल्वुलस। अच्छा, तो सिग्माइड वल्वुलस ज़्यादातर उन लोगों में होता है, यूजुअली सीन इन साइकाट्री पेशेंट, सीन इन साइकाट्री पेशेंट, साइकाट्री पेशेंट, इंस्टीट्यूशनल पेशेंट। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है जो जेलों में होते हैं, या तो इन लोगों में ये ज़्यादातर देखे जा सकते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर तो सेम होगी, ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन की क्लिनिकल फीचर दोनों के सेम है। इंटेस्टाइन की अब वल्वुलस में भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरसेप्शन में भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वोमिटिंग और ऑब्स्टिपेशन। सो क्लिनिकल फीचर क्या होगी? सेम एज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इसके लिए जो हम एक्सरेस कर देते हैं, तो एक्सरेस पे ये नज़र आएगी ओमेगा साइन, एक्सरेस पे ओमेगा साइन और ओमेगा साइन, इनर ट्यूब साइन भी उसे कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पहले लिख ले कंट्रास्ट एनिमा पे। अगर हम ये देखें कंट्रास्ट एनिमा, तो कंट्रास्ट एनिमा पे ये नजर आएगी बर्ड बीक अपीयरेंस, बर्ड बीक अपीयरेंस या एस ऑफ स्पेड अपीयरेंस, एस ऑफ स्पेड साइन भी उसे कहा जा सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस इज सीई सीटी, ठीक। सीकम वल्वुलस, सीकम इज यूजुअली इमोबाइल, अगर ये मोबाइल हो तो इसकी ट्विस्टिंग वो हो सकती है, और द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर दिस इज मोबाइल सीकम, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? मोबाइल सीकम। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लिख लें सीई सीटी, ठीक। और पहले इनिशियली तो इसके लिए भी हम एक्सरेस कर देते हैं, और मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? सीकोपेक्सी, सीकम को वापस अपने जगह पे फिक्स करना, सीकोपेक्सी। अगर इससे ठीक नहीं हो सकते तो अब ये क्या है? सीकम है, तो सीकम के बाद क्या है? एसेंडिंग कोलान, और ये राइट साइड पे सीकम है तो राइट हीमी कोलेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। राइट हीमी कोलेक्टोमी, तो फिर हम क्या कर देते हैं? राइट हीमी, हीमी का मतलब है हाफ कोलेक्टोमी, ठीक। और इसके लिए हम क्या कर देते हैं? मैनेजमेंट में लिख ले सिग्माइडो सिग्माइडेक्टोमी इज मच बेटर देन सिग्माइडोपेक्सी। बेटर ये है कि हम ये सिग्माइड को रिमूव करें, सिग्माइडेक्टोमी
is much better than sigmoidopexy। ठीक। अच्छा हाँ, वल्वुलस का मतलब है कि ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, सिंपल। तो ये ज़्यादातर सिग्माइड की होती है, सिग्माइड वल्वुलस और सीकम की। सीकम अगर एमसीक्यूज में इस तरह है कि विच वन इज मोस्ट कॉमन, सिग्माइड वल्वुलस इज मच मोर कॉमन देन सीकम वल्वुलस। और फिर ये ज़्यादातर साइकियाट्री पेशेंट, इंस्टीट्यूशनल पेशेंट में होता है। और तो ये दोनों क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये इस तरह इसकी ट्विस्टिंग हो गई है, हाँ। तो इसकी जब ट्विस्टिंग हो गई है तो इसकी वजह से सेम फीचर होगी जिस तरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में है। एक्सरेस पे ओमेगा साइन होगी इस तरह, ओमेगा साइन। और अगर हम कंट्रास्ट एनिमा इसकी करें एक्सरे स्टडी, तो फिर बीक अपीयरेंस एस ऑफ स्पेड साइन होगी। और CECT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बोथ। सिग्माइडोक्टोमी इज बेटर देन सिग्माइडोपेक्सी। इसमें हम सिकोपेक्सी करेंगे, अगर सिकोपेक्सी से ठीक नहीं होते तो देन वी हैव ऑप्शन टू डू राइट हीमोकोलेक्टोमी। तीसरा जो है वो है कंपाउंड वल्वुलस। कंपाउंड वल्वुलस, कंपाउंड वल्वुलस को कहते हैं डबल वल्वुलस। डबल वल्वुलस, it is also known as iliosigmoid knotting, also known as iliosigmoid knotting। इसमें क्या होते हैं, ilium is twist around the cecum, sigmoid, ilium, twisting of ilium, twisting of ilium around sigmoid, ठीक है। और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, तो रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस, ठीक। अच्छा, कंपाउंड वल्वुलस का मतलब है, अब देखो इसको कंपाउंड वल्वुलस क्यों कहते हैं कि इसमें डबल वल्वुलस है। ये सिग्माइड पार्ट है और ये इलियम है। अगर इलियम इसके इर्द गिर्द ट्विस्ट हो जाए तो इलियम भी ऑब्स्ट्रक्ट होगी और सिग्माइड भी। तो इसमें दो वल्वुलस है, तो इट इज आल्सो नोन एज इलियोसिग्माइड नॉटिंग और या डबल वल्वुलस, ठीक है। तीसरा जो है वो है इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो फोर्थ नंबर, इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर, इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर। इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर, क्रोन डिजीज में लेजन होते हैं, स्केप लेजन, मुख्तलिफ जगहों पे इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ जगहों पे लेजन हो सकते हैं, इसको कहते हैं क्रोन्स डिजीज। Lesion in any part of intestine, part of intestine इसमें हो सकता है। जब इसकी हीलिंग होगी और यहाँ पे इंटेस्टाइन है, इसमें ये क्या है, लीजन है। जब इसकी हीलिंग होगी तो हीलिंग में अगर इसकी फिब्रोसिस हो जाए तो इनकी वजह से फिर ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं, स्ट्रक्चर। तो एक क्रोन डिजीज, दूसरा है टीबी, और टीबी में भी ये हॉरिजॉन्टल लेजन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेजन टीबी में भी होते हैं। तो इसमें मोस्टली टर्मिनल इलियम, ये जो लेजन है ये कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, टर्मिनल इलियम, और इसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब देखो
typhoid condition is dangerous or not? Typhoid is dangerous or not? Why it is dangerous? हाँ, टाइफाइड में इंटेस्टाइन परपोरेट हो सकते हैं। हाँ, टाइफाइड अगर तीन वीक के अंदर अगर हम वो ट्रीट न करें तो इसकी परपोरेशन हो सकती है। अब वो किस तरह होते हैं देखें। ये टीबी है और यहाँ पे टाइफाइड है, ठीक। तो टाइफाइड में ये इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो लेजन बनते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल लेजन है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल लेजन। और इट कैन परपोरेशन इसकी हो सकते हैं, परपोरेशन 2 to 3 weeks. Within 2 to 3 weeks it can lead to perforation of the intestine. टीबी में ये टीबी पेशेंट है तो इसके इंटेस्टाइन में ये जो लेजन बनते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल है along the long axis। अब इसमें जो ये लेजन है तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अब इसकी जब हीलिंग होती है तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इज सीन इन टीबी और टाइफाइड। टीबी इसमें परपोरेशन हो सकते हैं टाइफाइड में, ठीक। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लीजन है, हीलिंग विद फिब्रोसिस, हीलिंग विद फिब्रोसिस इट कैन लीड टू स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर ऑल द फीचर विल, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन की जो भी क्लिनिकल फीचर है तो इनमें भी होगी। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो अब वो है मेकल डाइवर्टिकुलम, ठीक। मेकल डाइवर्टिकुलम क्या है? मेकल डाइवर्टिकुलम, यस, outpouching of the located in the wall of small intestine, और ये रेमनेंट ऑफ द ओम्पेलोमेसेंटेरिक डक्ट या विटिलाइन डक्ट की रेमनेंट है। ये क्या है? इसमें लिख ले आउट पाउचिंग located in the wall of small intestine। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर इसकी इस तरह आउट पाउचिंग हो जाए तो इसको कहते हैं मेकल डाइवर्टिकुलम। Mecal diverticulum is nothing but it is the outpouching of the small intestine. It's also known as true diverticulum because all the layer कि इसमें all the layer जो है वो इसकी outpouching होती है। ये क्या है? ट्रू डाइवर्टिकुलम, ट्रू डाइवर्टिकुलम all layer outpouched। It is the remnant of ompelomesenteric duct of ompelomesenteric duct। सिंपल। इसमें रूल ऑफ टू होता है, रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू।
व्हाट इज़ रूल ऑफ टू। इससे अच्छे तरीके से इसकी एमसीक्यूज आप ठीक कर सकते हैं जब आपको रूल ऑफ टू का पता हो। आपको रूल ऑफ टू इज़, ये लोकेशन इसकी होती है 2 feet फ्रॉम द इल्यूसिकल जंक्शन। तो 2 feet अवे फ्रॉम इल्यूसिकल जंक्शन, 2 feet away from ileocecal junction। इसकी लेंथ होती है 2 inches, 2 inches लॉन्ग। ये डाइवर्टिकुलम 2 inches लॉन्ग है, 2 feet फ्रॉम द इल्यूसिकल जंक्शन, 2 टाइम ग्रेटर देन, 2 टाइम मोर कॉमन, मेल और फीमेल, मेल, 2 टाइम मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। इसमें होते हैं 2% ऑफ पॉपुलेशन में ये होता है, 2% पॉपुलेशन में ये होता है। ये 2 टाइप ऑफ एक्टोपिक टिश्यूज इसमें होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्टोपिक टिश्यूज। वो 2 टाइप एक्टोपिक टिश्यू कौन सी है? गैस्ट्रिक एंड पेंक्रियाटिक। मोस्ट कॉमन या एमसी, ज़्यादातर जो इसमें होते हैं तो वो गैस्ट्रिक टिश्यूज है और इसमें पेंक्रियाटिक टिश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ टू। डाइवर्टिकुलम रेमिनेंट ऑफ एम्पेलोमेसेंटेरिक डक्ट, या इसका दूसरा नाम है विटिलाइन डक्ट, ये एम्ब्रियो में होता है। जब इसकी रेमिनेंट से क्या बनते हैं? मेकल डाइवर्टिकुलम। लेकिन 2% ऑफ द पीपल में, 2% ऑफ पॉपुलेशन में ये 2 feet अवे फ्रॉम द इल्यूसिकल जंक्शन, 2 inches लॉन्ग, 2 टाइम मोर कॉमन। और ये इसमें और 2 लिख ले, ज़्यादातर जो है 2 ईयर ऑफ एजेस में ये सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक, बट कैन बी अकर एट एनी एज। लेकिन ज़्यादातर जो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं तो द एज ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो ये इसके लिए रूल ऑफ 2 है। अब इसके लिए तो एक बात ये है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई ये है कि मतलब कि इंटेस्टाइन, कोई आर्टरी इस तरह नहीं जो इंटेस्टाइन को भी सप्लाई कर देते हैं और इसको भी, इसके लिए इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई है, तो हम आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें लिख लें इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई। इंडिपेंडेंट अब अगर ये डाइवर्टिकुलम मेकल डाइवर्टिकुलम इसकी माउथ वाइड, माउथ एंड बेस भी वाइड है, माउथ भी वाइड है, तो फिर हम लीव इट, इसको रिमूव नहीं करते। इट इज़ नॉट डेंजरस, इट डू नॉट कॉज एनी एडहेशन और स्ट्रक्चर। अगर नैरो माउथ एंड बेस है तो फिर हम इसके लिए डाइवर्टिकुलेक्टोमी करते हैं। सिंपल। कभी कभार इस तरह होता है कि इस डाइवर्टिकुलम की इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो इसको कहते हैं मेकल डाइवर्टिकुलाइटिस।
और अपेंडिसाइटिस, और इन दोनों में फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। डॉक्टर ये जो इसमें लिख ले मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस, मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस। पेशेंट को मेकल डाइवर्टिकुलम होती है लेकिन पेन अपेंडिसाइट जैसे होती है, तो फिर जब सर्जन इसके लिए अपेंडिक्टोमी करते हैं और अपेंडिक्स को देखे तो वो नॉर्मल होता है। इफ यू डू अपेंडिक्टोमी एंड द अपेंडिक्स इज नॉर्मल, देन यू सर्च फॉर 2 feet away from the ileocecal junction to find मेकल डाइवर्टिकुलम। ठीक, मेकल डाइवर्टिकुलम और अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की जो क्लिनिकल फीचर्स है या उसकी जो सिम्टम है वो सेम है। तो अगर आपने अपेंडिक्टोमी करना है और अपेंडिक्स नॉर्मल है, उसकी इन्फ्लेमेशन नहीं हुए, तो फिर चांसेस है कि डाइवर्टिकुलाइटिस होगी। और डाइवर्टिकुलाइटिस को फाइंड करने के लिए 2 feet अवे फ्रॉम द इल्यूसिकल जंक्शन इसको फाइंड करना है। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डाइवर्टिकुलेक्टोमी, टिकोलेक्टोमी। सिंपल है। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है कि ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, इसकी ये डाइवर्टिकुलम है और इसकी परपोरेशन हो जाए। अगर डाइवर्टिकुलम परपोरेट हो जाए तो फिर भी इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ये इसको इस तरह रिसेक्ट कर देंगे और दोबारा इसकी एनास्टोमोसिस करेंगे। सिंपल है। तीसरा कंडीशन जिसकी वजह से ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इंटेस्टाइन, तो वो है विल्की सिंड्रोम। विल्की सिंड्रोम क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, इसको दूसरा नाम है विल्की सिंड्रोम, विल्की सिंड्रोम। सिंपल है। देखो ये एब्डोमिनल एवोटा है, एब्डोमिनल एवोटा से निकला है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और यहाँ पे ड्यूडिनम है। ये क्या है, ड्यूडिनम है। तो ड्यूडिनम और इसके बीच में ये पेट है, पेट, ये क्या है, ये पेट है, पेड ऑफ पेट। अब इन दोनों के बीच में ये एंगल मेंटेन है, और ये नॉर्मल जो एंगल होता है ये कितना है, एंगल नॉर्मल, ये 25 से लेकर 45 तक है। 25 तक 45 डिग्री तक होता है नॉर्मली। अगर ये 20 डिग्री से कम हो जाए तो फिर इस कंडीशन ये इट कैन कंप्रेस द ड्यूडिनम, इट कैन कंप्रेस द ड्यूडिनम। इन एवोटो मेसेंटेरिक एंड, इस एंगल को क्या कहते हैं, एवोटो मेसेंटेरिक, एवोटो मेसेंटेरिक एंगल reduced from 20 to 22 degree, it can compress duodenum। और इस कंडीशन की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये क्या है, 65, 45 से 65, आई थिंक इट इज 45 है, फिर 25 से, मेरे ख्याल में तो मैंने जो 25 से 45 नॉर्मल इस तरह आई थिंक होता है। ठीक है।
अब अगर ये 20 से 22 डिग्री से रिड्यूस हो जाए तो ये कब रिड्यूस होगी, ये एंगल कब रिड्यूस होगी, कौन सी, ये पेट्स जब ख़त्म हो जाए तो सडन वेट लॉस, ड्यूरिंग वेट लॉस चांसेस है कि ड्यूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। क्या होती है, ये पेट्स की लाइसिस होगी। इसके लिए हम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, न्यूट्रिशन देंगे कि ये पेट को दोबारा मेंटेन करे, न्यूट्रिशन टू वेट गेन। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हम ड्यूडिनोस्टोमी, ड्यूडिनम को फिर ड्यूडिनम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर क्या कर देते हैं, ड्यूडिनोस्टोमी, सिंपल है। So, Wilkes syndrome, superior mesenteric artery syndrome, is a condition in which aorta mesenteric artery is less than 20 or 22 degrees. In normal condition, it is 25 to 45 degree. It is occur because when there is the pet loss, pet is lost due to bariatric surgery और जो भी हो, तो इसकी वजह से it can compress the duodenum. If duodenum is compressed, it can lead to intestinal obstruction or duodenal obstruction, and all the picture will occur is normal intestinal obstruction here.